Hey friends, good afternoon, my dear students. To start my today's session, I would like to say a very important statement. By the token of time, verily man is in a state of loss, except for those who have faith, do righteous deeds, perceive patience, and perceive truth. These four things are very important. इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा. आज का जो हमारा सेशन है, दिस इज रिलेटेड टू माय फिजिक्स टॉपिक, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड. इससे पहला जो सेशन था मेरा वो मोटिवेशनल वीडियो था. प्लीज डू वॉच दैट वीडियो. उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपको करना क्या है, एंड दैट विल श्योरली बूस्ट योर मोरल एज वेल. सो लेट अस कम टू आवर टॉपिक पार्ट, बैंकिंग ऑफ रोड. प्रीवियस फिजिक्स का सेशन जो था हमारा, वो वी नीड टू फाइंड स्पीड. हम लोगों ने डिराइव किए थे स्पीड का इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड. एक स्ट्रेट रोड होता है, उसको कर्व मैनर में कर दूंगा तो उस पे कितनी स्पीड से एक व्हीकल को मूव होना चाहिए, उसके हिसाब से वो हमारा टॉपिक था. आज का टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड. बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? द रोड इज इन सर्कुलर मैनर, बट दैट रोड, वन एज ऑफ द रोड इज लिफ्टेड. Okay, so banking of road, the statement goes as the process of raising the outer edge of the road over its inner edge with some angle is called as banking of road. ये statement है. Now let me explain you the statement. अब रोड के दो एज होते हैं, एक इनर एज होता है और एक आउटर एज होता है. तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? जब मैं आउटर एज ऑफ द रोड को लिफ्ट कर रहा हूं विद सम पर्टिकुलर एंगल कंपेयर टू योर इनर एज, तो वो मेरा जो रोड बन जाएगा वो बैंक्ड रोड हो जाएगा. और वो जितना एंगल से बैंक किया गया उसको एंगल ऑफ बैंकिंग बोलेंगे. और ये पूरे प्रोसीजर को वी आर कॉलिंग दैट एज बैंकिंग ऑफ रोड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. You might have visited to many areas like Mahabaleshwar, Khandala. So the roads, okay, which are taking us to that particular area, वो roads कैसे winding वाले होते हैं, okay, circular manner के तो रहते ही हैं, उसके साथ lifted भी रहते हैं. Why? There is very much to understand what is the reason behind those things. सबसे पहली चीज, हम रोड को क्यों बैंक करते हैं? रोड को इसलिए बैंक किया जाता है, BANKED, बैंक किया जाता है just to attain a safety speed. अगर मैं horizontal curve road पे ही चलाऊंगा तो we have discussed about two forces, centripetal that is center seeking force and centrifugal that is अभी दोनों center, तो दोनों फोर्स रहते हैं. तो जब मैं बैंक करता हूँ रोड को, मींस लिफ्ट करता हूँ उसका आउटर एज कंपेयर टू इनर एज, तो इन शॉर्ट मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम कर रहा हूँ. समझ में आया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम करूंगा और सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, और बॉडी मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से टुवर्ड्स सेंटर सीकिंग फोर्स है वो, तो वो कंफर्टेबली वो कर्व बैंक रोड पे चल पाएगी. अगर बैंक रोड नहीं रहेगा, एज वी ऑल नो कि वैसे सब जगह पे जहां पे वाइंडिंग वाले रोड्स होते हैं, देयर इज वेरी मच डिसएडवांटेज. हिली एरियाज होते हैं वो, ओके. सो अगर व्हीकल स्किड होएगा तो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होएगा. इधर साइड पे देखोगे तो डीप बीनीथ खाई जैसा रहता है, यहाँ पे भी खाई रहती है, सो देयर आर चांसेस कि वहां पे स्लाइड होके व्हीकल जा सकता है. सो टू अवॉइड दैट रोड को बैंक किया जाता है, ओके. बैंक रोड का सबसे पहला क्या हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाता है. नाउ लेट अस कम टू डेरिवेशन पार्ट. अब बैंक रोड्स पे भी स्पीड लिमिट्स डिस्प्ले किए जाते हैं. अब वो कैसे डिस्प्ले किया जाता है, उसका जो डेरिवेशन से हमें इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन हम वैल्यू पुट करेंगे एंड वी कैन गेट दैट डिजायर्ड आंसर. अब इसमें सबसे पहले करना क्या है? सी नाउ यू ऑल स्टार्ट इमेजिनिंग साइमल्टेनियसली कि you are there traveling, you are sitting inside a vehicle and you are traveling in that particular area, winding वाले रोड जिसको usually खंडाला घाट, महाबलेश्वर घाट की तरफ हमें मिलेंगे. there are many roads, okay. सबसे पहली चीज हम फोर्सेस को देखें, कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं उसमें. लॉजिकल सी बात है. अब ऑब्जेक्ट है दैट इज व्हीकल, सरफेस पे अटैच्ड है, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. तो सबसे पहले जो फोर्स आ जाएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा.
सेकेंड फोर्स कौन सा रहेगा? ग्रेविटेशन के ऑपोजिट में फोर्स एक्ट करता है वो वेट को बैलेंस करने के लिए, और वो हमेशा जो सरफेस रहता है उसको परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा, तो वो एक फोर्स साथ में एक्ट होगा ग्रेविटेशन के। सो दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। सो यू कैन सी mg इज एक्टिंग टोटली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये अब मेरा सरफेस हो गया। क्यों? मैंने बिकॉज आउटर एज ऑफ द रोड को लिफ्ट किया विद सम एंगल, तो अब मेरा सरफेस ये बन गया। तो अब नॉर्मल कैसे एक्ट करता है? वी ऑल नो दैट नॉर्मल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, सो मेरा नॉर्मल ऐसे चले जाएगा। तो दो फोर्स हो गए, कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। उसके अलावा कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? टायर्स के बीच में और रोड के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, एंड लास्ट वन इज एज इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। सो ओवरऑल 4 फोर्सेस है, इनको बैलेंस करना है। बिफोर बैलेंसिंग दैट यू नीड टू एक्सप्लेन योर डायग्राम। तो आपने पहले डायग्राम बना लिए, थोड़ा बहुत डायग्राम को डिस्क्राइब करो, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे फोर्सेस को। बिफोर बैलेंसिंग हम n, आप देख सकते हो n और फ्रिक्शनल फोर्स, ये मैंने क्या किया, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया जस्ट टू बैलेंस द फोर्स, बिकॉज इन दिस अब n मेरा कहां चले गया है? एक पर्टिकुलर एंगल पे चले गया है। इवन जो f मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो टायर और रोड के बीच में क्रिएट होएगा, वो भी एक एंगल पे चले जाएगा। सो नाउ वी नीड टू बैलेंस, मतलब मैं इनको पहले कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा। रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट, यू हैव डन दैट इन योर अर्लियर स्टैंडर्ड इन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो वहां से आप कंसेप्ट दिमाग में रखिए। तो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? ओके, तो n मेरा यहाँ पे चले गया। बैलेंस में फोर्स कैसे करना होता है? बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस के लिए जितने वर्टिकल फोर्स हैं हम उनको एक दूसरे के साथ बैलेंस करते हैं, और जितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनको एक दूसरे के साथ बैलेंस करते हैं। सो यहाँ पे अब n तो यहाँ चले गया और f यहाँ चले गया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है नहीं, वो एक पर्टिकुलर एंगल से इंक्लाइंड है। सो मैं उनके कंपोनेंट को रिजॉल्व करूंगा। n यहाँ पे है, n हम लोग किसके हिसाब से बनाते हैं? परपेंडिकुलर के हिसाब से। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको थीटा मार्क करूंगा। रिमेंबर दिस थिंग, थीटा के जो नजदीक एक्सिस जाएगा, रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स मींस क्या कि उसमें मैं साइन और कॉस अप्लाई करूंगा। तो साइन किधर जाएगा, कॉस किधर जाएगा, वो आपको ये एंगल बताएगा, द सिलेक्शन ऑफ योर एंगल। नाउ वी आर सिलेक्टिंग दिस एंगल, ये n चलेगा मेरा, ये मेरा एंगल बन गया थीटा। ओके, तो जो एक्सिस एंगल के नजदीक रहेगा वो हमेशा कॉस बनेगा, और जो उसके ऑपोजिट रहेगा हमेशा साइन बनेगा। सो दिस इज द एंगल, ठीक है। तो n यहां चले गया, n cos थीटा बन गया, n का कंपोनेंट यहां पे, दिस इज n। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज द कंपोनेंट ऑफ n, व्हिच इज कॉल्ड एज n cos थीटा। और साइन कहां जाएगा, ये y एक्सिस पे तो n cos थीटा चले गया, अब ऑपोजिट एक्सिस x एक्सिस बचेगा, तो मेरा साइन यहां पे जाएगा। why? because sin is opposite upon hypotenuse, इसके लिए, and cos is adjacent upon hypotenuse। तो adjacent means नजदीक का एंगल, तो जो नजदीक का एंगल का कंपोनेंट है वहां पे n cos थीटा जाएगा, और उसका जो ऑपोजिट है वो n sin थीटा चले जाएगा। Like same wise will be balancing frictional force as well. So this is my friction force, okay, because it टायर्स के बीच में और रोड के बीच में ऐसे एक्ट करेगा, so this become my frictional force। Now इसको मुझे कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, इसमें मुझे एंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब एंगल कैसे सिलेक्ट करूंगा? Why am I taking this angle? Because friction कैसे जनरेट होगा, हॉरिजॉन्टल रोड के हिसाब से मैंने लिफ्ट किया ना, तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के हिसाब से थीटा सिलेक्ट करेंगे। सो इफ दिस बिकम्स थीटा, तो थीटा के नजदीक एक्सिस अब ये चले गया, तो यहां पे वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा f का? दिस विल बिकम f cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? f sin थीटा। तो ये मेरा पूरा मैंने ग्राफ को रिप्रेजेंट किया हूं। और ये बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस में काम आएगा। This graph is very important. You need to understand this graph, because to understand this graph you need to understand resolution of vectors. जो भी हमारे फोर्सेस एक पर्टिकुलर एंगल पे रहते हैं, उन एंगल को हम रिजॉल्व करते हैं इन साइन एंड कॉस कंपोनेंट। ओके, तब जाके उसको हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलेंगे। अब हमने इसको रिजॉल्व कर लिया है फोर्सेस को। ओके, अब इनको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। अब मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया, मींस वर्टिकल भी है मेरे पास थ्रू आउट फोर्सेस, और इवन हॉरिजॉन्टली भी है। सो वर्टिकली इफ आई सी f sin थीटा और mg दे आर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो f sin थीटा प्लस mg विल बी इक्वल्स टू n cos थीटा। तो ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया, f sin थीटा प्लस mg विल बी इक्वल्स टू n cos थीटा। एंड देन
यहां से मैं mg का वैल्यू निकालूंगा. सो व्हाट विल mg over become? I'll take f sin theta over there. So mg is equals to n cos theta minus f sin theta. So let this be equation number 1. Second, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे हम लोग. हॉरिजॉन्टल में वी नो कि यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक n का है जो sin थीटा है और दूसरा f का जो cos थीटा है. तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r. सो ये मेरा नेक्स्ट इक्वेशन बन गया. ओके, horizontal component of balancing of forces का. So mv square upon r will be equals to n sin theta plus f cos theta. Let this be equation number 2. Now I will divide these two equations. I will divide 2 by 1. That means mv square upon r upon mg is equals to n sin theta plus f cos theta upon n cos theta minus f sin theta. अब क्या करो to solve further. अब यहां से आगे प्रोसीड नहीं कर सकता हूं मैं. सो इसके लिए हम लोग यहां पे एक एडजस्टमेंट करेंगे जिसको मैथमेटिकल एडजस्टमेंट बोलते हैं. व्हाट आई एम डूइंग, टू माय राइट हैंड साइड इंडिविजुअली ईच एंड एवरी टर्म को मैं n cos थीटा से डिवाइड करूंगा, सिर्फ राइट हैंड साइड पे. इसको मैथमेटिकल एडजस्टमेंट बोलते हैं जस्ट टू अटेन आवर रिजल्ट. सो दिस विल बिकम n sin थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा अपॉन n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा अपॉन n cos थीटा. तो मैंने क्या किया, हर एक टर्म को इंडिविजुअली n cos थीटा से डिवाइड किया. ओके, अब इसमें जो भी चीज कैंसिल आउट होती है वी नीड टू कैंसिल दैट. यहाँ पे n कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos क्या बन गया, tan बन गया. यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, यस cos थीटा इज गेटिंग कैंसिल, तो cos cos गेट्स कैंसिल, f अपॉन n क्या हो जाएगा, mu s हो जाएगा. mu s इज व्हाट, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ये हम लोग ने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस टॉपिक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में कर चुका है. देन ये पूरा कट हो जाएगा n cos थीटा अपॉन n cos थीटा, पूरा कट हो गया, यहाँ पे से 1 बचेगा माइनस f अपॉन n अगेन बिकम्स mu s एंड sin अपॉन cos बिकम्स tan. सो दिस we have find out the result of the banking of road. वो भी किसका, वेलोसिटी का. ठीक है, मतलब आरजी को यहाँ पे भेज देंगे हम लोग और स्क्वायर है माने कि रूट बन जाएगा. मैंने थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई किया हूँ बिकॉज आई डिडंट हैव एनी स्पेस फर्दर. इसके लिए दिस इज सिंपल मैथ्स. टेक आरजी ओवर देयर एंड अंडर रूट में तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा. ये बैंकिंग ऑफ रोड का वेलोसिटी मिल गया. अब इससे आप स्पेसिफिकली यू कैन फाइंड टू वैल्यूज. व्हाट आर दोस टू वैल्यूज? सबसे पहले अगर मेरा फ्रिक्शनलेस सरफेस है, if my surface is frictionless मतलब क्या, उसमें friction is negligible, it's not possible practically, but यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. why? because वहां से मुझे एक पर्टिकुलर स्पीड का इक्वेशन मिलेगा और वहां से मैं स्पीड लिमिट फाइंड कर पाएंगे. इसके हम लोग केसेस फाइंड कर रहे हैं. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट केस फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस? जब मेरा फ्रिक्शनलेस सरफेस रहेगा, फ्रिक्शन नहीं रहेगा, वो केस में मेरा mu s दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना कंसीडर करेंगे, आई विल बी टेकिंग दैट एज 0. सो 0 लूंगा और ये इक्वेशन में पुट करूंगा इन इक्वेशन 3. तो व्हाट विल आई गेट, v इक्वल्स टू अंडर रूट rg tan थीटा मिलेगा. व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पे mu s 0 हो गया, यहाँ पे mu s 0 हो गया. जब ये 0 हो गया तो पूरा डिनोमिनेटर 1 माइनस 0 1 बचेगा और ऊपर में ये 0 हो गया तो क्या बचेगा, v इक्वल्स टू अंडर रूट rg tan थीटा अपॉन 1, जिसको मैं v इक्वल्स टू अंडर रूट rg tan थीटा भी लिख सकता हूं. After that, you can find theta as well from this equation. कैसे फाइंड करोगे? दोनों साइड स्क्वायर करो तो क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg tan थीटा मिलेगा और फिर rg को आप यहाँ पे लेके जाओ तो v अपॉन rg इज इक्वल्स टू tan थीटा मिलेगा. तो थीटा क्या मिल जाएगा, अगेन टेक tan ओवर देयर, तो tan वहां पे जाके 1 अपॉन tan बन जाएगा जिसको हम लोग tan इनवर्स लिखते हैं. सो थीटा का फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg. सो बाय दिस यू कैन आल्सो फाइंड थीटा. थीटा क्यों फाइंड करना जरूरी है, बिकॉज़ कितने एंगल से लिफ्ट करना है मुझे, कुछ भी एंगल थोड़ी सिलेक्ट कर सकता हूं लिफ्टिंग के लिए. मैंने मेरी मन मर्जी कि मेरे को 30 डिग्री बहुत पसंद है सो मैं लिफ्ट करूंगा 30 डिग्री से. नो, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट. और वो थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे फिर आप v की वैल्यू फाइंड कर पाओगे कि आपको कितनी वेलोसिटी से वो पर्टिकुलर लिफ्टेड रोड पे आप मूव कर सकते हो. आफ्टर दैट सेकंड केस, ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया है बट इसके साथ भी आया है. सो विल बी डूइंग दिस अगेन. केस 2, व्हाट आई एम डूइंग फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन अ कर्व रोड. नाउ द रोड इज नॉट banked, rather it is
स्ट्रेट एंड कर्व। ओके, मतलब क्या है कि मैंने एंगल को पूरा जीरो कर दिया। सो यहाँ पे थीटा जीरो लूंगा, तो जब थीटा जीरो लूंगा इसमें पुट करूंगा तो मुझे मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का रिजल्ट मिलेगा, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन इन माय प्रीवियस टॉपिक। ओके, सो v becomes equals to, वहां पे v की जगह v max लेंगे, why? because मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड हो जाएगी, which will become under root mu s rg, where mu s is constant, r is the radius and g is the gravitational acceleration due to gravity। तो ये हमारा बैंकिंग ऑफ फ्लूइड था। तो आज से ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद व्हाट विल यू डू, जब भी हम लोग आगे जाके फर्दर विल बी टेकिंग, श्योरली आपके पास सबके पास व्हीकल्स आएंगे, कार, फोर व्हीलर, ठीक है, टू बी मोर ऑन सेफर साइड आपके पास जरूर फोर व्हीलर्स रहेंगे। अब वो फोर व्हीलर जब आप लेंगे तो जो भी स्पीड लिमिट लिखी रहती है प्लीज उसी के हिसाब से आपको चलाना है। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर स्टडीइंग दिस, इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, वो इंप्लीमेंट आप वहां पे कर सकते हो। Those who are literate are basically who have to implement whatever they have studied. Okay, so by this we'll end our previous session. Hope you all understood this whole concept and इसके साथ साथ आप implement भी करोगे इसको further, या अभी भी कर सकते हो। And wait and watch for more videos coming. Okay, next जो हमारा वीडियो रहेगा बहुत important रहेगा, please do watch that video. Bye everyone, take care, be safe.